नमस्कार दोस्तों, इकोलॉजी पढ़ रहे थे हम। कल की क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट किया था। थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए उसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे स्टार्ट करेंगे। इकोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहें, जीव कहें, इंडिविजुअल कहें, उसका एनवायरनमेंट के बीच में इंटर रिलेशन क्या है, इंटरेक्शन क्या है, उसकी स्टडी एक प्रकार से किसमें करते हैं हम, इकोलॉजी में। तो जीव और पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। फिर 3-4 साइंटिस्टों के नाम बताए थे हमने। रिटर, इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले यूज करने वाले साइंटिस्ट। अर्नेस्ट हैकल, डिफाइन किया था इन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इसको। प्रोफेसर रामदेव मिश्र, इंडिया के अंदर स्टार्ट करने वाले। वार्मिंग, फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी। फिर हमने एक हायरार्की कहें, एक क्रम कहें, सीक्वेंस कहें, वो देखा था कि इकोलॉजी की स्टडी जो करते हैं हम किस क्रम में करते हैं, किस सीक्वेंस में करते हैं। सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होती है, जीव की बात होती है, जीव के बाद में समष्टि की बात होती है। समष्टि बहुवचन है, एक वचन इसका हिंदी में होता है व्यष्टि। तो समष्टि यानी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद में कम्युनिटी के बाद समुदाय की बात आती है। समुदाय के बाद में इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद जीवोम, और जीवोम के बाद में जैव मंडल, बायोस्फीयर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहें या इंडिविजुअल कहें, पॉपुलेशन कहें, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। उसके बाद में जीव। तो क्या है कि इकोलॉजी की स्टडी की यूनिट हम जीव को मानते हैं, उसी से हम इकोलॉजी की स्टडी स्टार्ट करते हैं। और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, जिसका जीवन चक्र होता है। उसके बाद हमने बात की थी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में कोई एक एरिया है, उस एरिया के अंदर एक ही स्पीसीज की टोटल संख्या जो होती है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं, समष्टि बोलते हैं। फिर हमने स्पीसीज, प्रजाति क्या होती है, तो कॉमनली हम कहें कि जिनका जेनेटिक मेकअप एक जैसा हो, बिहेवियर एक जैसा हो, स्ट्रक्चर एक जैसी हो, और वो इंटरसेक्स द्वारा अपने जैसी ऑफस्प्रिंग, अपने जैसी संतान उत्पन्न कर सके, तो हम उसे स्पीसीज बोलते हैं। मनुष्य अपने आप में एक स्पीसीज है, गाय अपने आप में एक स्पीसीज है, प्लांट की अलग अलग इस प्रकार से स्पीसीज होती है, तो वो प्रजातियां। प्रजातियों में फिर हमने एंडेमिक स्पीसीज और की स्टोन स्पीसीज, स्थानिक प्रजातियां और कुंजशिला प्रजातियां। स्थानिक यानी जो पर्टिकुलर उस स्थान तक ही मिलती है, उससे बाहर वो नहीं मिले, तो हम उसे स्थानिक प्रजाति बोलते हैं। खूब सारे हमने एग्जाम्पल दिए थे इंडिया के और इंडिया से बाहर के एंडेमिक स्पीसीज के। चाहे कंगारू की बात करें, चाहे कीवी की बात करें, चाहे लीमर की बात करें, गैलापेगस टॉर्टोइस की बात करें, दुनिया में ये कुछ मिलने वाले, कंगारू रैट की बात करें। इंडिया में भी खूब सारे, मालाबार सीवेट की बात करें, नीलगिरी ताहर की बात करें, ब्लू रॉबिन पक्षी जो है उसकी बात करें, संगाई डियर की बात करें, हार्ड ग्राउंड स्वाम्प डियर की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे हमने स्थानिक प्रजातियों की बात की थी। उसके बाद में की स्टोन स्पीसीज क्या होता है, तो यहाँ पे हमने ये कहा था कि कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी समुदाय है, और उस समुदाय में कुछ प्रजातियां ऐसी होती जिनकी संख्या भले ही कम हो, जैव भार भले कम हो। अब कल किसी ने पूछा था जैव भार क्या होता है, तो ड्राई वेट होता है। नॉर्मल भाषा में हम कहें कि मेरा ये जो वजन है उसमें से पानी को निकाल दें और बाकी वाला वजन जो होगा उसको हम जैव भार कहेंगे। वो आगे आएगा, उसको और हम डिटेल में बात करेंगे। तो अभी इतना सा समझ लें कि शुष्क वजन, शुष्क वजन का मतलब पानी के अलावा जो मेरे शरीर में है वो मेरा जैव भार है। तो संख्या, जैव भार कम हो लेकिन इन्फ्लुएंस ज्यादा हो, प्रभाव ज्यादा हो, और कम्युनिटी की स्ट्रक्चर एक प्रकार से उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो उसको हम की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। अलग अलग तरीके की जगह पे अलग अलग तरह की स्टोन स्पीसीज होती है, जिसकी भी हमें लगता है कि किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भूमिका है, तो हम उसको की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। की स्टोन स्पीसीज एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, केवल एनिमल ही होते हैं ऐसा नहीं है। जैसे हमने येलोस्टोन पार्क की बात की, वहां पे वुल्फ अपने आप में की स्टोन स्पीसीज है। नॉर्मल सभी जो फॉरेस्ट है उसमें टॉप कंज्यूमर कहें,
टाइगर, लॉयन वगैरह, ये भी अपने आप में एक की स्टोन स्पीसीज होते हैं, क्योंकि एक बैलेंस को बनाए रखते हैं वो। अगर बैलेंस नहीं होगा तो हो सकता है इकोसिस्टम कहें या कम्युनिटी कहें वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो वो बात हमने कैल्प फॉरेस्ट के लिए कि भाई कि कैल्प फॉरेस्ट जो समुद्रों के अंदर कैल्प एल्गी का अपने आप में एक फॉरेस्ट होता है समुद्रों में, उसको हम कैल्प फॉरेस्ट बोलते हैं। और उस कैल्प फॉरेस्ट में सी ओटर, समुद्री उदबिलाव, वहां की स्टोन स्पीसीज माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वो सी अर्चिन को खा जाता है, सी अर्चिन की संख्या को नियंत्रित रखता है, कंट्रोल रखता है, उसको बढ़ने नहीं देता। अगर वो बढ़ जाएगी तो कैल्प सारे नष्ट हो जाएंगे, कैल्प नष्ट हो जाएंगे तो उनके ऊपर डिपेंडेंट सारे जो स्पीसीज है वो सभी नष्ट हो जाएगी। इस वजह से वहां की वो, उसी प्रकार से और भी खूब सारी की स्टोन स्पीसीज होती है। फिर हमने बात की थी कम्युनिटी की। कम्युनिटी को हमने स्टार्ट जस्ट किया ही था। समुदाय क्या होता है? तो एक कोई भी एरिया है और उस एरिया में सभी तरह की प्रजातियों का ग्रुप, समूह। समष्टि तक तो एक ही स्पीसीज की बात थी, यहाँ पे सभी स्पीसीज, बट यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात है, नॉन लिविंग की बात अभी तक नहीं की गई है। सजीवों की बात की गई है, निर्जीवों की बात अभी तक भी नहीं की गई है। तो जितनी तरह की प्रजातियां होती है उन सभी का ग्रुप समुदाय कहलाता है। समुदाय के अंदर जो भी प्रजातियां होती है वो डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें एक दूसरे से रिलेटेड होती है, संबंधित होती है। फिर यहां पे हमने सम पारिस्थितिकी शब्द यूज में लिया था। तो एक पारिस्थितिकी, एक स्व पारिस्थितिकी, एक सम पारिस्थितिकी। स्व का मतलब स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज, मनुष्य और एनवायरमेंट के बीच का रिलेशन, ऑटो इकोलॉजी, और यहां की पूरी कम्युनिटी और एनवायरमेंट के बीच का रिलेशन सेन इकोलॉजी, सम पारिस्थितिकी। ये भी बात की थी। 3 कैरेक्टर हमने कहा था कि जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी कम्युनिटी के। एक स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, वहां पे जातीय विविधता होती है, अलग अलग तरह की जातियां मिलती है वहां पे। एक प्रभाविता होती है, हर एक कम्युनिटी में कुछ न कुछ जो होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, जिनका इफेक्ट ज्यादा होता है, प्रभाव ज्यादा होता है। जनरली यहाँ पे प्रभाविता यानी जिनकी संख्या ज्यादा है उनका प्रभाव ज्यादा, ये बात की जाती है। एक स्ट्रैटिफिकेशन होता है, एक लेयर बनता है, छोटे जानवर भी होंगे, बड़े जानवर भी होंगे, छोटे घास भी होगी, बड़े बड़े पेड़ भी होंगे। तो हर एक समुदाय में एक स्तरीकरण होता है, एक स्ट्रैटिफिकेशन होता है। यहां तक की बात अपन ने कल की क्लास में कर ली थी। आज हम समुदाय की 2 और अच्छी विशेषताएं, जिनको लेके हमारे एग्जामों में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, हमारे यहाँ भी पूछने की संभावना रहती है। 2 टर्म है, उन 2 टर्म को एक्सप्लेन करेंगे, उनके बारे में जितनी भी बातें हैं। एक समुदाय में अनुक्रमण, कल की हमारी जो पीडीएफ डाल रखी थी उसमें ये थोड़ा सा बीच का टॉपिक मिस था, तो उसको रिप्लेस करके दूसरी डाल दिए जिसमें ये समुदाय में अनुक्रमण ये भी है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सक्सेशन इन कम्युनिटी। सक्सेशन इन कम्युनिटी, समुदाय में अनुक्रमण। सक्सेशन कहें, समुदाय का मतलब तो समझा हुआ है। अब सक्सेशन नॉर्मली सक्सेसर कहते हैं उत्तराधिकारी। जैसे हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है वो हमारी सक्सेसर होगी, हमारी उत्तराधिकारी होगी। तो इसी प्रकार कम्युनिटी में भी कुछ प्रजातियां सबसे पहले आके बसती है, वो प्रजातियां अपने अंदर कुछ नए डेवलपमेंट करती है, या वो अगर एनवायरमेंट के अनुकूल नहीं हो तो वो हट जाती है और उसकी जगह दूसरी नई प्रजातियां आ जाती है। वो जो नई प्रजातियां आती है वो भी अगर एनवायरमेंट के एकदम अनुरूप है, वहां का एनवायरमेंट उनके लिए बहुत अच्छा है, तो वो लंबे समय तक सरवाइव करेगी। अदरवाइज वो वहां से गायब हो जाएगी, उसकी जगह नई प्रजातियां आ जाएगी। इस प्रकार से ये एक सीक्वेंस कहें, ये एक क्रम कहें, ये चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे बदलाव होते हैं, और एनवायरमेंट में चेंजेस, बदलाव जो होते हैं उनकी वजह से जो ये डेवलपमेंट होता है। तो कुल मिला के समुदाय में अनुक्रमण के लिए 2-3 शब्द हम यूज में लेते हैं। तो सब ये एक प्रकार का ग्रेजुअल
ग्रेजुअल को कहते हैं क्रमिक, सने सने, धीरे धीरे, क्रम बाय क्रम। कम्युनिटी के अंदर जो ग्रेजुअल कहें, फेयर कहें और प्रेडिक्टेबल कहें, फेयर का मतलब निष्पक्ष होता है, प्रेडिक्टेबल का मतलब अनुमान के मुताबिक, ये जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसी को हम एक प्रकार से समुदाय में अनुक्रमण बोलते हैं। तो कभी भी समुदाय में अनुक्रमण को डिफाइन करने की बात आए तो समझने का मतलब तो केवल सीधा इतना ही है कि कोई भी कम्युनिटी होती है उसमें धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, उसमें कुछ स्पीसीज प्रजातियां जो है वो वहां से गायब होती रहती है और उसकी जगह नई प्रजातियां आती रहती है। ये क्रम जो है ये चलता रहता है। सही तरीके से हम डिफाइन करते हैं तो ये कहते हैं कि समुदाय में होने वाला क्रमिक, निष्पक्ष एवं अनुमान के मुताबिक विकास, बदलाव क्या कहलाता है? अनुक्रमण कहलाता है। समझ लिया, एक फॉरेस्ट है, स्टार्टिंग में आज जिस कंडीशन में है, जब शुरुआत हुई थी उसकी तब भी वैसा ही था, ऐसा नहीं है। पहले कुछ प्रजातियां वहां पे आई होगी, स्थापित हुई होगी, जो यहाँ के लिए सुटेबल थी उन्होंने सरवाइव कर लिया, जो यहाँ के लिए सुटेबल नहीं थी वो यहाँ से गायब हो गई। तो धीरे धीरे आज एक अच्छा खासा फॉरेस्ट जिसमें कुछ घास भी है, कुछ झाड़ियां भी है, कुछ बड़े बड़े पेड़ भी हैं, हजारों तरह के जानवर भी है वहां पे। तो उन सब से मिला के एक जो कम्युनिटी बनी है, तो ये एक क्रम से विकास होता है। उस क्रमिक विकास को ही सिंपल भाषा में तो हम कह देते हैं कि क्रमिक विकास, लेकिन दो तीन शब्द और हम यूज में ले सकते हैं। ऐसा जो विकास होता है उसको हम अनुक्रमण कहते हैं। चलो, एक डेफिनेशन तो समझ में आ ही गई। ऐसा क्यों? तो साहब जलवायु के अंदर कहें, वहां के वातावरण में कहें, कुछ कुछ चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। वो बदलाव कुछ प्रजातियों के लिए लाभदायक होते हैं और कुछ के लिए हानिकारक होते हैं। तो एनवायरमेंटल चेंजेस which are beneficial for few species and harmful for other, ऐसा हो सकता है। जिनके लिए बेनिफिशियल है वो सरवाइव कर जाती है और जिनके लिए बेनिफिशियल नहीं है वो वहां से गायब हो जाती है। ये सीक्वेंस चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? जब तक चरम समुदाय का विकास नहीं होता, जब तक क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं बनती। जब तक क्लाइमैक्स कम्युनिटी नहीं बनती तब तक ये चलता रहता है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या पूरी तरह से स्टेबल होती? पूरी तरह से स्टेबल तो नहीं होती, लेकिन लगभग एनवायरमेंट के साथ उसका इक्विलिब्रियम हो जाता है। एनवायरमेंट की कंडीशन को वो समझ जाते हैं और एनवायरमेंट में हल्का फुल्का बदलाव भी आए तो वो सहन कर लेते हैं। ऐसी जो है, तो यह विकास तब तक चलता रहता है जब तक चरम समुदाय का विकास नहीं हो जाता। तो ये मोटे तौर पे हम एक्सप्लेन करते हैं अनुक्रमण को। अब दो तीन शब्द और आते हैं इसमें। अनुक्रमण में जो सबसे पहले प्रजातियां वहां पे आती है उसको हम बोलते हैं पुरोगामी। पुरोगामी प्रजातियां, पायोनियर स्पीसीज या पायोनियर कम्युनिटी। कहीं पे भी सपोज कोई खाली जगह थी या किसी कारण से खाली हो गई है, तो वहां पे स्टार्टिंग में जो प्रजातियां कहें या जो कम्युनिटी वहां पे डेवलप होती है उसको हम कहते हैं पायोनियर। पायोनियर कोई भी होता है जो स्टार्ट करता है किसी बिजनेस में, भी कोई बिजनेस को स्टार्ट करने वाला होता है उनको बोलते हैं पायोनियर। तो पायोनियर कहें पुरोगामी प्रजातियां जो स्टार्टिंग में आती है। स्टार्टिंग में प्रजातियां आती है, उसके बाद में हो सकता है उनमें से कुछ गायब हो गई, कुछ बनी रही। बीच में जो भी कम्युनिटी आती है उनको बोलते हैं क्रमक, सीरल, या इसको ट्रांजिशनल भी बोलते हैं। ट्रांजिशनल क्रमक प्रजातियां कहें या क्रमक कम्युनिटी कहें, यानी बीच में क्रम में खूब सारी आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती जाती रहती, कुछ स्टेबल हो जाती है, कुछ बनी रहती है। तो ये,
और फाइनली लास्ट में जो बचती है उनको हम बोलते हैं चरम समुदाय। तो ये 3 शब्द भी आते हैं। किसी भी कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है वहां पे सबसे स्टार्टिंग में आती है उनको क्या बोलते हैं, पायोनियर स्पीसीज। बीच वाली अवस्था जो है उसमें जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सीरल कम्युनिटी कहें या सीरल स्पीसीज कहें या ट्रांजिशनल स्पीसीज कहें, और लास्ट में जो फिर लंबे समय तक बनी रहेगी उनको हम क्या बोलते हैं, चरम समुदाय बोलते हैं या चरम समुदाय की प्रजातियां बोलते हैं। तो ये भी 3 शब्द हैं लिखे हुए हैं, मैं उसी को देख के लिखवा दूंगा, अभी आप बस सुनते रहिए कि क्या क्या होता है इसमें। अब स्टेजेस की अगर बात करें, चरण की बात करें, कभी बार ये पूछा जाता है कि अनुक्रमण के चरण कौन कौन से हैं, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन। तो हमें बस सोचना है, इमेजिन करना है कि एक कोई भी खाली जगह है, तो खाली जगह के लिए एक शब्द जो आता है, रिक्त स्थान के लिए शब्द आता है न्यूडेशन। आच्छादन, न्यूडेशन कहें आच्छादन कहें, का सिंपल भाषा में रिक्त स्थान। अब वो दोनों वजह हो सकती है, पहले से खाली था यानी एक सैंड ड्यून है, रेत का टीबा है जो आज से 1000 साल पहले भी खाली था, आज भी खाली है, तो वो एक खाली जगह हो गई। या अभी खाली हो गया, पहले वहां पे कोई था लेकिन फॉरेस्ट एयर इतनी आग लगी कि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। तो दोनों कारणों से न्यूडेशन हो सकता है। न्यूडेशन का मतलब रिक्त स्थान, खाली जगह, आच्छादन, वहां पे कोई भी कुछ भी नहीं है। न्यूडेशन खाली जगह होगी तो वहां पे अगर कम्युनिटी का डेवलपमेंट होना है तो सबसे पहले क्या होगा, वहां पे कोई ना कोई आएगा, वहां पे कोई ना कोई आता है, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। प्रवासन, माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं, प्रवासी पक्षी साइबेरिया से उड़ के आ गए, खींचन में आ गए, यहां घाना नेशनल पार्क जो है वहां पे आ गए। तो खूब सारी जगह हैं जहां पे, जैसे हमारे राजस्थान में खूब सारी जगह हैं, वैसे वैसे दुनिया में बहुत सारी जगह जहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। या जैसे कल किसी ने कहा था सब उड़ीसा के तट जो है भीतरकनिका नेशनल पार्क कहें, वहां पे ऑलिव रिडले टर्टल रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए आता है। तो वो बाहर से जो प्रजातियां आती है उनको बोलते हैं प्रवासी, माइग्रेटरी। तो कोई माइग्रेशन होगा, कोई ना कोई वहां पे आएगा। आने के बाद में 2 बातें हो सकती है, एक तो ये होता है कि ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, क्यों ना जिंदगी भर यही रह लेवे, और एक थोड़े दिन होते हैं नहीं नहीं यार यहां तो ज्यादा अच्छा नहीं, चलो यहां से और कहीं। तो माइग्रेशन होने के बाद कुछ प्रजातियां जो होती है उनका वहां पे इकेसिस होता है, कुछ वहां पे स्थापित होती है। तो स्थापन, सारी नहीं होती, कुछ कुछ वहां पे स्थापित होती, कुछ तो आई और वहां की स्थिति को सहन नहीं कर सकती इसलिए वहीं पे मर गई। साइबेरिया से माइग्रेटरी बर्ड्स आए सांबर लेक के आसपास, और वहां पे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नाम का एक बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया अंदर गए, यहीं पे मर गई बेचारी। तो उनमें से कुछ जो है, सपोज कहें कि एक रेत का टीबा है और हवा के साथ उड़ के कुछ बीज पहुंच गए घास के, कुछ वहां पे जर्मिनेट हो गई, सीड प्रोड्यूस कर दिए, वो सीड वापस वहीं पे तो एक प्रकार से स्थापित हो गए। तो उस एरिया में कुछ प्रजातियां स्थापित होती है, इकेसिस होता है। अब जो इकेसिस होता है तो एक का तो होगा नहीं, कई होंगे, कई होंगे तो उनके बीच में कंपटीशन होता है। जब इकेसिस हो जाता है तो उसके बीच बाद में प्रतिस्पर्धा होती है। वहां पहले कोई स्पीसीज है, उनके साथ या उनके साथ साथ जो दूसरी आई उनके साथ में, उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा जो भी होगी, खाने को लेकर प्रतिस्पर्धा हो सकती है, रहने की जगह जो है उसके लिए प्रतिस्पर्धा हो सकती है, प्रजाति के बीच बीच आपस में भी हो सकती है, इंटरसेक्स के लिए। तो खूब तरह की प्रजातियों में
जो प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतिस्पर्धा का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन जो भी होगा, फूड के लिए जो है वो कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें से कुछ को तो सफलता मिल जाती है और कुछ को सफलता नहीं मिलती है। आप लोग भी एग्जाम में बैठेंगे तो जो भी एग्जाम में बैठने वाले सारे के सारे एस्पिरेंट्स हैं, उनके बीच में कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन में कुछ पास हो जाएंगे, कुछ फेल हो जाएंगे। तो ये एक प्रकार से प्रतिक्रिया होती है। और जो प्रतिक्रिया होती है उसके बाद में जो वहां पे स्टेबलिश हो जाते हैं उसको बोलते हैं स्टेबिलाईजेशन। स्थिरीकरण कहें या स्थायित्व कहें, कुछ कुछ प्रजातियों का वहां पे स्थायित्व हो जाता है, यानी वो परमानेंट रूप से वहां पे रहने लग जाती है। तो ये स्टेजेस है, चरण है। कई बार शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, निम्न में से अनुक्रमण का सही क्रम कौन सा है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है, तो प्री मेंस दोनों में। तो ये एक सीक्वेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इस सीक्वेंस में थोड़ा सा भी हम देखें कि कहीं पे किसी का डेवलपमेंट हो रहा है, या एक मारवाड़ का व्यापारी गया है, सपोज महाराष्ट्र में कहें, तमिलनाडु में कहें, केरला में कहें, जहां पे भी, तो उसके सामने क्या स्थिति होती है, बस उसको ध्यान में रख के करें तो ही। कोई ना कोई खाली जगह थी, उसको लगा कि वहां पे इसकी गुंजाइश है, वहां पे पहुंचना मतलब माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन होने के बाद में अपना सेटअप वहां पे जमाएगा, इसको इकेसिस बोलते हैं। सेटअप जमाने के बाद में वहां के लोकल जो बिजनेसमैन है उनके साथ में उसका कंपटीशन होगा। कंपटीशन की रिएक्शन होगी। रिएक्शन क्या होगी, या तो अपने बोरिया बिस्तर बांध के वापस राजस्थान, और यहां पे वो स्थायित्व रूप से सेटल हो जाएगा। तो ये किसी भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट में भी ये स्टेजेस होते हैं, ये चरण होते हैं। तो ये आपके चरण। उसके बाद में कारण तो एनवायरमेंटल कारण होते हैं, उसमें कुछ हमारे खुद की वजह भी हो सकती है कि हमारे अंदर म्यूटेशन हो गया, और मेनली होते हैं पर्यावरण में के अंदर जो बदलाव होते हैं, उन बदलावों को सहन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उसके आधार पे। सक्सेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक प्राइमरी सक्सेशन और एक सेकेंडरी सक्सेशन। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक, नाम से पता चल रहा है। तो प्राथमिक, यहां दिक्कत एक थोड़ी सी दूसरी और आती है, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब है जो पहले पूरी तरह से खाली जगह थी, वहां पे कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो, पहले से पूर्ण रूप से रिक्त स्थान, पहले से, यानी पहले कभी कोई प्रजाति थी नहीं वहां पे, ऐसी जगह पे कोई कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। और किसी कारणवश नष्ट हो गई हो, उस स्थान पे, तो कोई बैरन एरिया है, बैरन का मतलब इतना बंजर है कि पहले कभी आज से 1000 साल पहले भी वहां पे नहीं था, वहां किसी कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो तो हम उसको कहेंगे प्राइमरी। और किसी कारणवश लॉस्ट हो गई हो स्पीसीज या पूरी की पूरी कम्युनिटी, तो वहां पे कोई कम्युनिटी डेवलप होती है तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो मीनिंग सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए, प्राइमरी का मतलब पहले से पूरी तरह से खाली है, वहां पे किसी कम्युनिटी का डेवलपमेंट, पहले कम्युनिटी तो थी लेकिन किसी वश डिस्ट्रॉय हो गई। खेत है, उसमें फसल खड़ी है, किसान ने फसल पूरी काट ली और हल जोत दिया, एक कम्युनिटी थी लेकिन वो कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई और अब उसकी जगह पे नया उगेगा, नया झाड़ियां उगेगी या कुछ होता है, सेकेंडरी हो गया। एक फॉरेस्ट है, उसके अंदर आग लग गई और पूरा जल के तबाह हो गया, अब उसमें कुछ भी एक बीज भी नहीं बचा है, वहां पे कोई कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब वो सेकेंडरी है। प्राइमरी में खूब सारे एग्जांपल आते हैं, जैसे वल्केन, ज्वालामुखी से लावा निकला
और वो जब ठंडा होगा उसके ऊपर कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है। पहले से कुछ था नहीं, वो पे अग्नेय चट्टानें जो होती है उनके ऊपर पहली बार जब कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है तो वो है सैंड ड्यून्स, जो है रेत के टीबे हैं, हजारों सालों से खाली पड़े हैं, अब वहां पे कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है तो वो है। समुद्र है, ओपन सी, वहां पे नीचे पहले कोई कम्युनिटी नहीं थी, सूख गया पूरा का पूरा और वहां पे कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो गया। कोई जमीन थी पूरी खाली पड़ी थी और पानी भर गया अचानक खूब सारा, वहां पे एक कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो गया। तो ये सब प्राइमरी में आती है। तो बिल्कुल आपको ये पूछा जा सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी, निम्न में से प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, या मेंस में पूछा प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या डिफरेंस है, ये पूछा जा सकता है। तो ये बात समझ में आ गई कि कहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। पहले से खाली थी पूरी तरह से, हजारों साल पहले भी वहां पे, तो उसको प्राइमरी, किसी कारणवश लॉस्ट हो गई हो तो वो द्वितीयक। ये कोई स्टेज नहीं है कि पहले प्राइमरी होगी, प्राइमरी कंप्लीट होने वाली है अब दूसरी होगी, ऐसा नहीं है। ये कोई एक के बाद दूसरा चरण नहीं है, चरण तो वो थे, ये टाइप है। अब मैं कहूं कि यहां पे पायोनियर स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है, एक यहां पे पायोनियर स्पीसीज का डेवलपमेंट होता है। पायोनियर स्पीसीज का डेवलपमेंट आसान कहां पे होगा, एक जगह आसान होगा एक जगह मुश्किल होगा, तो आप अनुमान लगाइए कि कहां पे आसान होगा। क्योंकि यहां की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए पायोनियर स्पीसीज का डेवलपमेंट उतना आसान नहीं है जितना आसान यहां पे है। क्यों भाई, किसी कारण से लॉस्ट हुई है, जंगल में आग लग गई और सारे जंगल नष्ट हो गए, लेकिन यहां पे फेवरेबल कंडीशन थी इसीलिए जंगल डेवलप हुआ था, तो वापस नई पायोनियर स्पीसीज बहुत आसानी से विकसित हो जाती है। जबकि इसमें एडवर्स कंडीशन तो थी, इसलिए अब तक कोई हजारों सालों से कोई वहां पे एस्टेब्लिश नहीं हो पाया। इसका मतलब वहां पे की कंडीशन, तो उसमें पायोनियर स्पीसीज का विकास आसान नहीं है, इसमें विकास आसान है। अगर मैं कहूं कि वापस चरम समुदाय तक पहुंचने में टाइम कम किसमें लगेगा, ज्यादा किसमें लगेगा, तो बिल्कुल आप इजीली सोच सकते हैं कि इसमें बहुत कम समय में चरम समुदाय तक स्थिति पहुंच जाएगी। इसमें चरम समुदाय तक पहुंचने में, क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने में काफी टाइम लगेगा। तो ये सक्सेशन से संबंधित कहें, अनुक्रमण से संबंधित कहें, तो ये कुछ बातें हैं जो बिल्कुल आसान आसान बातें हैं मेरे ख्याल से। बस दिमाग में केवल इतनी सी बात कि कोई एक कम्युनिटी है उसमें कैसे चेंजेस, बदलाव हो रहा है, स्टार्टिंग से लगा कि एक खाली जगह है वहां से एक चरम समुदाय तक कैसे पहुंचता है, वो स्थितियां अगर दिमाग में रहे तो सक्सेशन बिल्कुल आसान। इकोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो लिखिए, समुदाय का अनुक्रमण या समुदाय में अनुक्रमण, सक्सेशन इन कम्युनिटी। इंग्लिश में तो बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, हिंदी में थोड़ा सा कम लिखा हुआ है तो मैं आपको वापस लिखवा दूंगा। हाँ लिखिए, किसी भी समुदाय में होने वाले किसी भी समुदाय में होने वाले क्रमिक, निष्पक्ष एवं अनुमान के मुताबिक विकास को अनुक्रमण कहते हैं। ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल change in the species composition of a given area are collectively called ecological succession. अनुक्रमण की प्रक्रिया में कुछ प्रजातियां दूसरी प्रजातियों द्वारा
प्रतिस्थापित होती रहती है। प्रतिस्थापित होती रहती है, जिससे कुछ गायब हो जाती है और कुछ की संख्या बढ़ जाती है। कुछ गायब हो जाती है और कुछ की संख्या बढ़ जाती है। ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीसीज colonize an area and their population become more numerous, whereas population of other species decline and even disappear. तीसरा सेंटेंस लिखें, यह क्रम तब तक चलता रहता है यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक चरम समुदाय का विकास नहीं हो जाता। This change lead finally to a community that is near equilibrium with the environment. चरम समुदाय लंबे समय तक बना रहता है with the environment and is called climax community. अगला लिखें, पर्यावरण में होने वाले बदलाव environmental changes continuously occur. पर्यावरण में होने वाले बदलाव कुछ प्रजातियों के लिए लाभदायक होते हैं, which are beneficial for few species, जबकि अन्य प्रजातियों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। may be harmful for few species, हानिकारक हो सकते हैं, यही अनुक्रमण का कारण है। So gradual development occur in community. उसके बाद में बस ये तीन शब्द लिख दीजिए, एक पायोनियर स्पीसीज जिसको हिंदी में लिखें पुरोगामी, समुदाय, सबसे पहले स्थापित होने वाला समुदाय। फिर दूसरा लिखें क्रमक समुदाय, पायोनियर कम्युनिटी, पुरोगामी समुदाय जो सबसे पहले स्थापित होता है, क्रमक यह मध्य अवस्था है, कम्युनिटी डेवलप इन ट्रांजिशनल पीरियड, और चरम समुदाय लास्ट। चरम समुदाय जो लंबे समय तक बना रहता है उसी को बोलते हैं। उसके बाद में लिखें प्रोसेस ऑफ सक्सेशन या स्टेजेस ऑफ सक्सेशन, अनुक्रमण की प्रक्रिया।
बस सीधा सीधा ये लगा दे, मैं ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, इसमें नाम से ही सब कुछ पता चल ही रहा है। अनुक्रमण की प्रक्रिया, हिंदी में लिखने वाले केवल हिंदी में ही लिखें, इंग्लिश में लिखने वाले इंग्लिश में लिखें। आच्छादन, प्रवासन, स्थापन, प्रतिस्पर्धा, प्रतिक्रिया और स्थायित्व। हो गया होगा, बस ये 5 शब्द 6 शब्द ही तो लिखने हैं। उसके बाद में सक्सेशन के टाइप्स ऑफ सक्सेशन। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पे पॉज करके और लिख लेवें, इसको थोड़ी सी देर के लिए पॉज कर लेवें और देख के लिख देवें। 4 पॉइंट दिए हुए हैं। बैरन एरिया में होता है, कौन कौन से बैरन एरिया हो सकते हैं? कोल्ड वल्केनिक लावा, सैंड ड्यून्स, इग्निशियस रॉक, न्यूली एक्सपोज्ड सी, न्यूली सबमर्ज्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इन वाटर। ये पायनियर स्पीसीज को डेवलप होने में, पायनियर कम्युनिटी को डेवलप होना उसके लिए मुश्किल होता है और हजारों साल लगते हैं इसमें। सेकेंडरी में इसका उल्टा जो है वो लिखा हुआ है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट यहां से लिखें अनुक्रमण के प्रकार। एक तरफ लिखें प्राथमिक अनुक्रमण और दूसरी तरफ लिखें द्वितीयक अनुक्रमण। पहला पॉइंट लिखें, यह उस रिक्त क्षेत्र में होता है जहां पहले से कोई जीव उपस्थित नहीं था। सामने द्वितीयक में लिखें, यह उस क्षेत्र में होता है जहां पहले जीव उपस्थित थे लेकिन कृत्रिम या प्राकृतिक कारणों से वह क्षेत्र रिक्त हो गया है। अब यहां दूसरे में ये पॉइंट दे रखे हैं कि कहां पे होता है, उसको हम प्राइमरी कहते हैं। पहला लिखे ज्वालामुखी लावा के स्थान पर, जब लावा ठंडा हो जाता है और उसके स्थान पे होता है तो ज्वालामुखी लावा के स्थान पर। समझते ही हैं, इसमें कोई ज्वालामुखी का लावा जो निकलता है बहुत गर्म होता है, काफी सालों बाद में ये ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद में वहां कम्युनिटी डेवलप हो तो उसको हम प्राइमरी कहेंगे। अग्नेय चट्टानों पर, इग्नियस रॉक पे, रेत के टीलों पर, भूस्खलन, लैंडस्लाइड हो गया और पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो इधर से इधर हो गया, अब नीचे जो जमीन निकली है वहां पे पहले कोई कुछ भी नहीं था, भूस्खलन। समुद्र का वह भाग जो अभी अभी खाली हुआ है,
समुद्र का वह भाग जो अभी अभी खाली हुआ है। स्थल का वह भाग जहां पानी भर गया हो। आदि स्थानों पर प्राथमिक अनुक्रमण प्रारंभ होता है। लिखें नहीं लिखें तो भी चलेगा। आदि स्थानों पर प्राथमिक अनुक्रमण आरंभ होता है। यहां पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक तो खेत था, फसल काट दी और वापस कल्टीवेट करके छोड़ दिया, तो हम उसके लिए कह सकते हैं कि एक छोड़ा हुआ खेत। छोड़ा हुआ खेत का मतलब पहले फसल थी, उसको काट दिया, वापस किसान ने कल्टीवेट कर दिया, अब वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे नई कुछ घास वगैरह उगती है, तो वो एक प्रकार से छोड़ा हुआ खेत। जला हुआ या कटा हुआ जंगल दूसरा है, जला हुआ या कटा हुआ जंगल। और तीसरा बाढ़ से प्रभावित भूमि, बाढ़ आई और वहां पूरा नष्ट कर दिया और उसकी जगह नया होता है, तो बाढ़ से प्रभावित भूमि आदि पर द्वितीयक अनुक्रमण प्रारंभ होता है। तीसरा पॉइंट नीचे यही दे रखा है कि पुरोगामी समुदाय की स्थापना काफी मुश्किल से होती है। पुरोगामी समुदाय की स्थापना काफी मुश्किल से होती है। सामने तीसरा पॉइंट लिख दी, पुरोगामी समुदाय की स्थापना तुलनात्मक रूप से आसान है। मुश्किल की जगह तुलनात्मक रूप से आसान, तुलनात्मक रूप से आसान है। लास्ट पॉइंट, इस प्राथमिक अनुक्रमण में इसमें सैकड़ों से हजारों वर्ष लगते हैं, यानी टाइम ज्यादा लगता है। इसमें चरम समुदाय का विकास तेजी से होता है। सामने वाले द्वितीयक में लिख दें, इसमें चरम समुदाय का विकास तेजी से होता है। तो ये था आपके सक्सेशन। दूसरा हमारा है इंटर स्पीसीज इंटरैक्शन या इंटर रिलेशन। इंटर स्पीसीज इंटरैक्शन कहें या इंटर रिलेशन कहें, अंतर जातीय संबंध। कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम। कम्युनिटी में बहुत सारी स्पीसीज होती है, बहुत सारी स्पीसीज होती है, तो उनके बीच में रिलेशन डेवलप होंगे ही होंगे, क्योंकि समुदाय में जितनी प्रजातियां होती है, डायरेक्ट कहें या इनडायरेक्ट कहें, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कोई डायरेक्ट फूड के लिए एक के ऊपर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई रहने की जगह के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट जो है उनके लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कम्युनिटी में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। वो जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है, उसके आधार पे कम्युनिटी के अंदर रिलेशन डेवलप होते हैं।
स्टूडेंट कोचिंग करने के लिए शहर में आया, वहां पे बहुत सारे साथी हैं, उनके बीच में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी किसी न किसी मामले में होती है। एक दिन क्लास मिस कर ली तो दूसरे के पूछ लिया कल क्या करवाया था, ये है। तो इस प्रकार से अब ये जो इंटरडिपेंडेंसी है उससे रिलेशन डेवलप होते हैं। अब ये जो रिलेशन डेवलप होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकते हैं और एक नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब धनात्मक संबंध, धनात्मक संबंध का मतलब जिसमें बेनिफिट होता है। किसको बेनिफिट होता है? एक को बेनिफिट हुआ या दोनों को बेनिफिट हुआ। धनात्मक है इसका मतलब लॉस किसी को भी नहीं है। दूसरा नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन में लॉस जरूर होता है किसी को न किसी को, चाहे एक को एडवांटेज मिल गया हो लेकिन दूसरे को भी अगर लॉस हो गया है तो उसको हम नेगेटिव रिलेशन कहेंगे। तो कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी स्पीसीज होती है, बहुत सारी स्पीसीज होती है तो उनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी होती है। इंटरडिपेंडेंसी की वजह से खूब सारे रिलेशन डेवलप होते हैं और कम्युनिटी जितनी बड़ी होती है रिलेशन उतने ही ज्यादा होते हैं। कम्युनिटी में 2-4 स्पीसीज है तो रिलेशन भी कम होंगे, और जितनी ज्यादा प्रजातियां होगी इसका मतलब अंतरजातीय संबंध भी ज्यादा होंगे, इंटर स्पीसीज रिलेशन ज्यादा होंगे। ये रिलेशन जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव धनात्मक, एक नेगेटिव यानी ऋणात्मक। पॉजिटिव रिलेशन जो होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं, जनरली 2 टाइप के दिखाए हुए होते हैं, फिर भी हम इसको थोड़ा सा 3 टाइप के रिलेशन दिखाते हैं। एक म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म का मतलब सहोपकारिता। दूसरा जो होता है वो प्रोटो कॉपरेशन, प्रोटो कॉपरेशन का मतलब प्राक सहोपकारिता। बस एक बार लिख देते हैं, उसके बाद में एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। और तीसरा जो है वो कमेंजलिज्म। कमेंजलिज्म का मतलब होता है सहभोजिता। तो पॉजिटिव रिलेशन 3 तरह के होते हैं, एक म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब होता है जनरल भाषा में हम देखते हैं कि सब म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में एक सीकर का व्यक्ति है जिसकी सपोज पोस्टिंग हो गई है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में, बाड़मेर की किसी की पोस्टिंग हो गई है सीकर में, वो अपने वहां जाना चाह रहा है, वो अपने यहाँ जाना चाह रहा है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दोनों ने दी साहब मेरा यहाँ कर दीजिए, वो कह रहा है मेरा साहब यहाँ कर दीजिए। तो ये म्यूचुअल ट्रांसफर जो होता है जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है और दोनों के पास में कोई और दूसरा विकल्प भी नहीं होता है, ऐसा रिलेशन जो होता है उसको हम सहोपकारिता बोलते हैं। प्रोटो कॉपरेशन, यहां पे भी ये एक तरह से म्यूचुअलिज्म ही है, दोनों को एडवांटेज तो मिलता है बट और कोई अल्टरनेट भी अवेलेबल हो, नहीं तू नहीं है चलो तू नहीं, मैं इसकी जगह आ जाऊंगा, वो मेरी जगह आ जाएगा। इस प्रकार से अगर अल्टरनेट अवेलेबल हो तो हम उसको प्रोटो कॉपरेशन बोलते हैं। तीसरा पॉजिटिव रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं प्राक सहोपकारिता, और इसमें 2 स्पीसीज के बीच में ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक स्पीसीज को एडवांटेज मिलता है लेकिन दूसरे को कोई लॉस नहीं होता। यहां मान सकते हैं हम कि 2 स्टूडेंट साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, वो इसकी हेल्प कर रहा है, वो इसकी हेल्प कर रहा है, और उनके लिए तीसरा और कोई विकल्प भी नहीं है। ऐसी जगह रहते हैं जहां पे वो 2 ही है और दोनों आपस में एक दूसरे की, और दोनों को एडवांटेज मिल रहा है। तो ये है, जयपुर में रह रहे हो, आपने उससे ले लिया, आपको एडवांटेज हो गया, आपने उसको एडवांटेज दे दिया, वो नहीं है चलो कोई बात नहीं, तीसरा मिल गया उसके साथ में कर लिया। तो ऐसा कोई और विकल्प अवेलेबल हो तो हम उसको प्राक सहोपकारिता बोलते हैं। और एक है जो उससे फायदा लेता नहीं लेकिन उसको कोई जरूरत होती है तो उसकी हेल्प कर देता है,
तो एक को एडवांटेज मिलता है लेकिन दूसरे को उससे कोई लॉस नहीं हो, तो ऐसा जो होता है उसको हम कमेंजलिज्म बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के समुदाय के अंदर रिलेशन, जिसके हम आगे एग्जाम्पल के साथ बिल्कुल एक एक करके स्टडी करेंगे। इसी प्रकार से 3 रिलेशन जो है वो नेगेटिव भी होते हैं। एक जो है वो एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण, जिसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज का एक्सप्लॉयटेशन करती है, शोषण करती है। एक को फायदा तो हो रहा है लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है। नेगेटिव रिलेशन में एक को भले फायदा भी हो रहा होगा तो हम उसको पॉजिटिव नहीं कहेंगे। अगर किसी का नुकसान हो रहा है इसका मतलब वो नेगेटिव रिलेशन ही है। एक अमेंजलिज्म, अमेंजलिज्म का मतलब असहभोजिता, और तीसरा रिलेशन जो है वो है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। तो 3 ये जो होते हैं वो नेगेटिव रिलेशन होते हैं। शोषण जो होता है फिर वापस 2 तरह का होता है, एक परजीविता पैरासिटिज्म और एक प्रिडेशन। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा हम, ये टेबल आगे बनी हुई है एज इट इज, तो वहां से हम टेबल बना लेंगे। उससे पहले पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन क्या होते हैं ये, और अंतरजातीय संबंध क्या होते हैं, उसके बारे में 2-3 बातें हैं जो बिल्कुल हम समझते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात है नहीं। फिर हम एग्जाम्पल के साथ, आपको एग्जाम्पल इसके बहुत सी बार पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डालिए, समुदाय में अंतरजातीय संबंध। समुदाय में अंतरजातीय संबंध, इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन या रिलेशन भी कह सकते हैं हम, रिलेशन कहें इंटरेक्शन कहें, इन कम्युनिटी। चलो थोड़ा धीरे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंतरजातीय संबंध, एक समुदाय में अनेक प्रजातियां होती है। Many species are present in community. एक समुदाय में अनेक प्रजातियां होती है। जो भोजन, आवास व अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष लिखें या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरी प्रजातियों पर निर्भर होती है। जो भोजन, आवास व अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरी प्रजातियों पर निर्भर होती है। जिससे उनके मध्य
जिससे उनके मध्य अंतरजातीय संबंध विकसित होते हैं। उनके मध्य अंतरजातीय संबंध विकसित होते हैं। Many species are present in community which are directly or indirectly related to each other for their requirement of food, habit, and others. So interspecies relation develop between communities, between species. किसी भी समुदाय में प्रजातियों की संख्या, किसी भी समुदाय में प्रजातियों की संख्या अधिक होने पर अंतरजातीय संबंध भी अधिक होते हैं। As number of species increase in community, interspecies relation also increase. प्रजातियों की संख्या अधिक होने पर अंतरजातीय संबंध भी अधिक होते हैं। As number of species increase in community, interspecies relation also increase. अंतरजातीय संबंध लिखे ऊपर टेबल बनाए एक। अंतरजातीय जो मैंने उस समय वहां पे बनाई थी, बस वही यहां पे बनी हुई है। अंतरजातीय संबंध दो में डिवाइड करें, एक धनात्मक संबंध लिखें। धनात्मक संबंध एक तरफ, दूसरी तरफ लिखें ऋणात्मक संबंध। पॉजिटिव रिलेशन एंड नेगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन के नीचे तीन लिखें, एक सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म, एक प्राक सहोपकारिता या इसको प्राक सहयोगिता भी बोल देते हैं, प्राक सहोपकारिता। और तीसरा सह भोजिता। यहां पे एक दूसरे को भोजन करने में सपोर्ट कर रहा है, खुद को कोई नुकसान नहीं है, बच गया है, अगले तू भी खा ले, कोई दिक्कत नहीं। सह भोजिता। तीन ये पॉजिटिव संबंध। नेगेटिव संबंध में तीन लिखे हैं। पहले एक एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हिंदी में हम शोषण बोलते हैं, तो शोषण। दूसरा अमेंजलिज्म, अमेंजलिज्म को हिंदी में बोलते हैं असहभोजिता। जो सहभोजिता लिखा था उसके आगे अ लगाना है, असहभोजिता। वो था कमेंजलिज्म, ये अमेंजलिज्म। और तीसरा है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन
कंपटीशन का मतलब प्रतिस्पर्धा, ये 3 लिख दिए होंगे। नेगेटिव रिलेशन। एक्सप्लॉइटेशन वापस 2 तरह का होता है, एक पैरासिटिज्म, पर जीविता, और एक परभक्षिता। तो मेरे ख्याल से टेबल आपके बन गई होगी, टेबल बनाने में कोई पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। पॉजिटिव में सहोपकारिता, प्राक सहोपकारिता, सहभोजिता। नेगेटिव रिलेशन में शोषण, असहभोजिता, प्रतिस्पर्धा। शोषण फिर 2 तरह का, परजीविता और परभक्षिता। अब ये एक एक क्या होते हैं उनको हम एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला लिखें धनात्मक संबंध। धनात्मक है, इसका मतलब एडवांटेज की बात है, लॉस किसी को भी नहीं है। तो लिखिए 2 प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज इन विच जिसमें एक या दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। इन विच वन और बोथ स्पीसीज गेट्स बेनिफिट, एक या दोनों प्रजातियों को लाभ होता है तथा किसी भी प्रजाति को हानि नहीं होती। बट नो स्पीसीज बियर लॉस, किसी भी प्रजाति को हानि नहीं होती। धनात्मक संबंध निम्न प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव रिलेशंस आर एज फॉलो, बट नो स्पीसीज बियर लॉस is known as positive relation, or positive relations are as follow। धनात्मक संबंध निम्न प्रकार के होते हैं। पहला लिखें सहोपकारिता। अब सहोपकारिता शब्द की जगह सहजीवी संबंध भी आ सकता है, या सह विकास संबंध भी आ सकता है, और जहां दोनों को फायदा होता है वहां पे हम दोनों के लिए प्लस प्लस लिखते हैं। जहां पे एक को फायदा हो रहा है, एक को न फायदा है न लॉस है, तो हम उसको 1 के प्लस और 1 के 0 लिख देते हैं। जहां पे एक को फायदा हो रहा है उसको प्लस लिख देते हैं, एक को लॉस हो रहा है तो वहां पे माइनस का निशान लगा देते हैं। जहां पे एक को फायदा हो रहा है, एक को लॉस हो रहा है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको माइनस और 0 कर देते हैं। जहां पे दोनों को लॉस हो रहा है तो माइनस माइनस। तो ये सिंबल जो है इनके माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं कि एक को एडवांटेज, दूसरे को कोई न फायदा है न लॉस है। प्लस प्लस है इसका मतलब दोनों को फायदा है, एक के प्लस है एक के माइनस है, यानी एक को फायदा है एक को लॉस है। एक को लॉस हो रहा है दूसरे को कोई प्रभाव नहीं है, न फायदा न लॉस, तो उसको 0 लिख देते हैं। दोनों को लॉस है तो हम उसमें माइनस का निशान लगा देते हैं। तो ये भी सिंबल के माध्यम से भी हम इनको दिखाते हैं। तो सहोपकारिता कहें, म्यूचुअलिज्म कहें, सिम्बायोसिस कहें या को इवोल्यूशन कहें। सिम्बायोसिस रिलेशन कहें या को इवोल्यूशन कहें, तो तीनों का मीनिंग यहां पे एक ही है। तो नाम आपने लिख दिया होगा, कोष्टक में प्लस प्लस लिख दिया होगा। कोष्टक में प्लस प्लस लिख दिया, इसका मतलब कई बार
ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में केवल ये कोष्टक में जो प्लस माइनस जो या प्लस प्लस लिखा हुआ है इससे भी दिखाते हैं। तो सहोपकारिता, तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि दो स्पीसीज के बीच में ऐसा रिलेशन है जिसमें दोनों को एडवांटेज मिल रहा है, प्लस प्लस दोनों के लगाएंगे और साथ में एक शब्द और लिखेंगे कि ये नॉन अल्टरनेटिव है, इसका और कोई अल्टरनेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी जगह चल दूसरा, तू नहीं तेरा भाई और कोई सही, ऐसा जिसमें नहीं हो, तो जिसका और कोई अल्टरनेट नहीं हो उसको हम बोलते हैं सहोपकारिता। वैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट 3 इसके सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो हमने यहां पे दे रखे हैं। छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है और वो राइजोबियम जो फली वाले प्लांट होते हैं, फली वाले पौधे जो होते हैं, मटर हो गया, मूंग हो गया, ग्वार हो गया, जिसमें फलियां लगती है, उसको हम लेग्यूमिनस फैमिली बोलते हैं। लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं उन पौधों की जड़ों के अंदर ये बैक्टीरिया जाके चिपक जाता है, वहां पे रहता है। अब वहां चिपकने से उस पौधे को भी कोई नुकसान नहीं होता है, उसको भी फायदा ही होता है, और उस बैक्टीरिया जो वहां जाके चिपका है उसको भी फायदा होता है। जैसे यहां पे ये एक प्लांट दिखा रखा है, ये उसकी रूट है, जड़ें हैं, जड़ों के अंदर ये डॉट डॉट रेड दिखा रखे हैं, ये राइजोबियम एक जीवाणु बैक्टीरिया है। अब ये राइजोबियम क्या करता है जिससे प्लांट को भी फायदा मिल जाता है और इसको खुद को भी फायदा मिल जाता है? तो साहब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये एनवायरमेंट के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस N2 के फॉर्म में, प्लांट को नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से हम यूरिया देते हैं उसको। डीएपी में भी लगभग 16, 17, 18% क्या है यूरिया में, डीएपी में भी नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन की जरूरत प्लांट को बहुत ज्यादा होती है। यूरिया नाइट्रोजन का ही सोर्स है। हम यूरिया खाद क्यों डालते हैं? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है, बट वो नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। भाई हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत है, हमने जोर से सांस ली, अंदर ये ऑक्सीजन पहुंच गई। प्लांट को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ी, एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन प्लांट को जो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, नाइट्रोजन इस प्रकार से वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्लांट नाइट्रोजन जो केवल लेता है वो NO3 के फॉर्म में लेता है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रेट। इस फॉर्म में होगा तो लेगा, इस फॉर्म में प्लांट नहीं ले सकता। अदरवाइज अगर इस फॉर्म में भी N2 के फॉर्म में अगर प्लांट खींच के और एब्जॉर्ब कर लेता तो हमें यूरिया डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन गैस को NO3 में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बोलते हैं इसको। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कौन करता है? ये। तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, फिक्स करते हैं, यानी स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण करने का मतलब NO3 में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। इस वजह से कभी भी ये पूछा जाए कि एक किसान की 4 फसलें खड़ी है, एक ग्वार है, एक मूंग है, एक चावल है, एक गेहूं है, और किसान के पास में यूरिया खाद लिमिटेड है, तो यूरिया खाद उसमें किन किन फसल को देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए? तो चूंकि मटर है, ग्वार है, मूंग है जिसमें फलियां लगती है, उनमें तो ये राइजोबियम है, उसके लिए नाइट्रोजन बना रहा है, उसको यूरिया देने की जरूरत नहीं है। तो उसको किसकी जरूरत है? दूसरा खाद, यानी फास्फोरस देना है, पोटेशियम देना है तो दो, नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है। गेहूं और चावल जो है इसमें ये राइजोबियम होता नहीं है, तो गेहूं और चावल को राइजोबियम की जरूरत है, राइजोबियम क्या नाइट्रोजन की जरूरत है, तो यूरिया देंगे तो किसमें देंगे? गेहूं और चावल में देंगे। तो आपके भी खेत में अगर फलियों वाले बो रखे हैं तो उसमें आप यूरिया दे रहे हो तो यूरिया की कोई जरूरत नहीं है। घर पे बोल देना कि यूरिया इनको नहीं देना, यूरिया गेहूं को दीजिए और दूसरे जो है उनको दीजिए जिसमें फलियां नहीं लगती है।
तो लेग्यूमिनस फैमिली के अलावा जो है उनको यूरिया की जरूरत होती है, दूसरों को नहीं। तो कुल मिला के प्लांट को राइजोबियम यहाँ बैठने से फायदा हो गया। राइजोबियम को खुद को क्या फायदा है? बैठने के लिए अच्छी जगह मिल रही है, साफ सुथरी। एक तो प्लांट यहां से पानी खींच रहा है, यहां से जा रहा था, ये कह रहा है मेरे हिस्से का मुझे दो भाई। प्लांट कहता है लीजिए। तो इसको पानी मिल गया, यहां से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो मिनरल्स खींच रहा है पानी के साथ, जैसे जैसे जरूरत होगी उसको भी ले लेगा। प्लांट कहेगा आराम से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसको पानी और मिनरल्स मिल जाते हैं और इसको नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन मिल जाता है, इसलिए दोनों को एडवांटेज हो जाता है। एक एग्जांपल तो ये। दूसरा एक एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है लाइकेन होता क्या है। तो लाइकेन जो है वो एल्गी और फंगस, शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध है। शैवाल और कवक का। शैवाल क्या होती है? मेरे ख्याल से पता ही होगा। एल्गी का मतलब जो काई, पानी देखा होगा और उसके अंदर नील जमी हुई जो देखी होगी, वो एक प्रकार से क्या है? एल्गी है, शैवाल है। कवक क्या होता है? कवक का मतलब फफूंद, फंगस। फफूंद क्या होती है? सब्जी को 2-4 दिन तक खुला रख दीजिए, उसके ऊपर फफूंद लग जाएगी। अचार के ऊपर अगर तेल का लेयर नहीं जमा हुआ है तो उसके ऊपर फफूंद जम जाएगी, उसको वो होती है कवक। एक प्रकार से बड़ी फैमिली है, उसमें खूब तरह की कवक होती है। तो कवक और शैवाल ये दोनों साथ मिलके रहते हैं। ये जहां जहां साथ मिलके रहते हैं उसको हम बोलते हैं लाइकेन। इसमें दोनों को एडवांटेज मिलता है। क्योंकि शैवाल है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जैसे प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, वैसे शैवाल में होता है। प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता है। ये भोजन कवक को जरूरत होती है तो कवक दे देता है, कवक को ले लेता है। सब कवक को चाहिए, खाना चाहिए, बिल्कुल मैंने तैयार किया तुम्हारे लिए, क्या चिंता क्यों कर रहे हो। अब उसके बदले में कवक इसको क्या देता है? तो वो का वो जो यहाँ पे प्लांट दे रहा है बैक्टीरिया को, वो का वो कवक जो है, उस कवक के ऊपर जाके ये शैवाल ग्रो करती है। पानी को खींचना, खींच के इस शैवाल तक पहुंचाना, न्यूट्रिएंट कहें, मिनरल्स कहें, मतलब कवक एक प्रकार की ये जड़ों की तरह होता है, जो जड़ें जैसे खींचती है वैसे खींच खींच के ये देता है। तो दो एग्जाम्पल ये जिसमें दोनों को लाभ होता है। और कवक एक संकेतक प्रजाति है। कैसी? संकेतक। जो मैंने उस समय बताया था कि जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड का कहें या और एयर पॉल्यूशन जो है, वायु प्रदूषण जहां पे ज्यादा हो, वहां पे लाइकेन की ग्रोथ कभी भी नहीं होगी। इसलिए लाइकोन को एक संकेतक, इंडिकेटर प्रजाति माना गया है। तो दो एग्जाम्पल ये। तीसरा एग्जाम्पल जो है वो माइकोराइजा। माइकोराइजा नाम पहले सुना है तो अच्छी बात है, नहीं भी सुना है तो इसको हिंदी में बोलते हैं कवक मूल। मूल का मतलब जड़ होता है और कवक का मतलब अभी बात की जो फंगस है वो है। बहुत सारे जो प्लांट होते हैं उन प्लांट की जो रूट होती है, उस रूट के साथ में फंगस लगी हुई होती खूब सारी। कभी आपने किसी छोटे पौधे को उखाड़ा हो, उसकी जो जड़ें हैं उन जड़ों के आसपास पतली पतली खूब सारा एक जाला बना हुआ हो, तो वो जाला जो होता है वो एक प्रकार से कवक मूल है। अब कवक मूल में फिर क्या हो जाता है? क्या फायदा हो गया दोनों को? कवक को क्या फायदा हो गया, पौधे की जड़ों को क्या फायदा हो गया? तो पौधे की जो जड़ें होती है उसके चारों तरफ जो पतली पतली फंगस का एक नेटवर्क बना हुआ होता है, एक गुच्छा बना हुआ होता है, वो स्पेशली फास्फोरस को खींच खींच के लाता है। और फास्फोरस की सप्लाई जो है वो उस प्लांट को कर देता है। फंगस को खुद को क्या फायदा हुआ? फंगस को तो वो का वो फायदा हो गया
प्लांट की रूट के ऊपर आराम से बैठा है, वहां से फूड उसको, प्लांट है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस से भोजन तो बनता ही है, तो वो भोजन उसको भी मिल जाता है। तो ये माइकोराइजा, जिसमें विभिन्न प्रकार की लगभग 70% जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर कवक मूल बनता है। इवन गेहूं के अंदर और चावल के अंदर भी कवक मूल बनता है। सरसों में नहीं बनता, कुछ कुछ प्रजातियों में नहीं बनता है, ज्यादातर में बनता है। वो जो बनता है उसमें उस गेहूं को कहें या चावल को कहें, जहां कवक मूल बना हुआ है, माइकोराइजा है, वहां उसको फास्फोरस की कमी नहीं रहती है, फास्फोरस मिल जाता है, वो खींच खींच के ले आता है। और फंगस को वहां रहने के लिए जगह और दूसरे फायदे जो हैं वो फंगस को मिल जाते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल ये। उसके अलावा दीमक का भी एग्जाम्पल देते हैं हम। दीमक और ट्राइकोनिम्फ जो है, उनके बीच में भी यही संबंध है। दीमक के पेट के अंदर एक ट्राइकोनिम्फ रहता है, और वो ट्राइकोनिम्फ लकड़ी के अंदर जो सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज का डाइजेशन कर लेता है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे संबंध हैं जो, तो लिखिए सहोपकारिता, सहजीवी या सह विकास, कोष्टक में प्लस प्लस लगा दिया होगा। 2 प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध, रिलेशन बिटवीन 2 स्पीसीज in which both species are benefited। 2 प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों को लाभ होता है। Both species are benefited and this relation is obligatory और non-alternative, तथा उनका यह संबंध अविकल्पी होता है। अर्थात दूसरा विकल्प नहीं होता। अविकल्पी का मतलब और कोई विकल्प नहीं है। उदाहरण, राइजोबियम जीवाणु और लेगुमिनस पादप। लेगुमिनस को मटर कुलीय पादप भी बोल सकते हैं। राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस पादप या मटर कुलीय पादप। अब अगर याद नहीं रहने की स्थिति हो तो हम लिख सकते हैं कि राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वैसे तो छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं, तो मेरे ख्याल से ध्यान में ही होगा। फिर भी अगर नहीं हो तो यह जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। दूसरा लिखें लाइकेन। शैवाल और कवक, शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। सिम्बायोसिस रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस इज नोन एज लाइकेन। Symbiosis relation between algae and fungus is known as
लाइकेन एक संकेतक प्रजाति है। लाइकेन इज अ इंडिकेटर स्पीसीज। लाइकेन एक संकेतक प्रजाति है। जहां वायु प्रदूषण होता है विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 का, वहां लाइकेन की वृद्धि नहीं होती। द एरिया इन विच air is polluted, especially with sulfur dioxide, lichen does not grow. लाइकेन की वृद्धि नहीं होती। तीसरा उदाहरण माइकोराइजा। माइकोराइजा माइकोराइजा को हिंदी में बोलते हैं कवक मूल। कवक का मतलब कवक ही है, मूल का मतलब जड़। कवक मूल पादप जड़ तथा कवक के बीच का संबंध। प्लांट रूट एंड फंगस। इसमें कवक मुख्यतः फास्फोरस की सप्लाई करता है। पादप जड़ और कवक के बीच में संबंध। फंगस को भोजन कहां से मिलता है? पिक्कल में, अचार में। तो जहां भी खाने की चीजें होती है, चाहे रोटी हो, चाहे सब्जी हो, चाहे अचार हो, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट हैं। और जहां पे ग्रोथ कर रही है वहां पे फूड तो होता ही है। एनवायरनमेंट में छोटे छोटे स्पोर होते हैं खूब सारे, और वो स्पोर जहां पहुंचते हैं वहां पे अगर उनको भोजन मिल जाए तो वहां पे वो ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो फंगस की ग्रोथ केवल और केवल प्लांट में ही होती है, ऐसा नहीं। जहां पे भी उनको फूड मिल जाए वहां पे फंगस ग्रोथ कर लेता है। तो अचार भी अपने आप में एक भोजन ही है, तो वहां उसको खाना मिल जाता है। तो उसमें क्या दिक्कत है? फंगस की ग्रोथ अचार में क्यों होती है? क्योंकि वहां पे फूड है। जहां पे खाने की चीजें मिलेगी वहां पे वो ग्रोथ कर जाएगा। पादप जड़ और कवक के बीच में संबंध। इसमें कवक मुख्यतः फास्फोरस की आपूर्ति करता है। फंगस मेनली सप्लाई द फास्फोरस टू प्लांट, और प्लांट की रूट है वो फंगस को रहने की जगह के साथ साथ में खाना वगैरह सब कुछ दे ही देता है। तो ये माइकोराइजा कवक मूल। कवक मूल का मतलब सीधा सीधा ही जड़ों के अंदर जो गुच्छा होता है, पतली पतली, जो उस जड़ का खुद का भाग नहीं है, वो सारे के सारे माइकोराइजा है।
सरसों को छोड़ के हम आसपास जितनी भी फसलें देखते हैं उसमें माइकोराइजा बनने की संभावनाएं रहती है। तो उन सब में सरसों में जो माइकोराइजा नहीं बनता है, बाकी गेहूं में, चावल में, जो नॉर्मल फसलें हैं वहां पे माइकोराइजा बन सकता है। तो ये उसके बाद में दूसरा प्रोटोकॉपरेशन, प्राक सहोपकारिता भी बोलते हैं, प्राक सहयोगिता भी बोलते हैं। अब ये दो स्पीसीज के बीच में ऐसा रिलेशन है जिसमें एडवांटेज तो दोनों को मिलता है, बट उनका और कोई अल्टरनेट भी हो या कोई जरूरी भी नहीं हो, और कोई अल्टरनेट भी हो या कोई जरूरी भी नहीं हो, तो ऐसा जो रिलेशन होता है उसको हम प्रोटोकॉपरेशन बोलते हैं। प्रोटोकॉपरेशन बहुत सी जगह पे दिखाया हुआ होता ही नहीं है, ज्यादातर बुक्स में प्रोटोकॉपरेशन का कोई वर्णन ही नहीं होता है। वर्णन नहीं होता है तो हम किसी को ऊपर वाले में भी डाल सकते हैं, किसी को नीचे वाले में भी डाल सकते हैं। जहां कोई ज्यादा दूसरे को फायदा नहीं हो रहा हो तो हम कमेंजलिज्म में डाल देते हैं उसको, और जहां दोनों को फायदा हो रहा है तो ऊपर वाले में भी डाल सकते हैं। तो कुछ किताबों में उसको ऊपर नीचे भी दिखा हुआ होता है। तो कुल मिला के ये शब्द आपको समझ में आ गया, जहां पे प्राक शब्द आगे जुड़ा हुआ है। कॉपरेशन तो है, दोनों को फायदा, एक दूसरे को फायदा तो मिल रहा है, लेकिन प्रोटो है। प्रोटो का मतलब है कि मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। तो प्रोटो कॉपरेशन जिसका और कोई अल्टरनेट भी हो या कोई जरूरी भी नहीं हो, उसके लिए तो हम ये एक इंग्लिश में शब्द यूज में लिया था कि ये ऑब्लिगेटरी है, आवश्यक है। ये आवश्यक नहीं है, हो तो चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है और वो है हर्मिट क्रैब और सी एनीमोन। ये एक केकड़ा है और समुद्र में रहने वाला एक ऊपर जो टेंटेकल लगे हुए एक जीव होता है जिसको हम सी एनीमोन बोलते हैं। तो दो जीव होते हैं, आगे मैं फोटो में और दिखाऊंगा। केकड़ा जो होता है, उस केकड़े के ऊपर सी एनीमोन आके बैठ जाता है। हल्का ही होता है सी एनीमोन, कोई बहुत भारी भरकम होता नहीं है जिससे उस भार की वजह से केकड़े को कोई दिक्कत हो, ऐसा कुछ है नहीं। तो सी एनीमोन ऊपर बैठ के, उसके ऊपर जो है वो निमेटोसिस्ट होती है, और वो निमेटोसिस्ट मैं यहां पे एग्जांपल के माध्यम से दिखाऊं। पहला ये वाला, दूसरी तरफ नहीं देखें, ये यहां तक जो दिखा रखा है ये वाला, ये है केकड़ा। ये यहां से यहां ऊपर वाला पूरा जो दिखा रखा है उसमें इस प्रकार के ये जो है ये टेंटेकल लगे हुए कहें, या हिंदी में जिसको हम बोल सकते हैं कि दंश कोशिकाएं, निमेटोसिस्ट कह सकते हैं हम इसको। ये जो है वो कांटे हैं एक तरह से। अगर केकड़े को खाने के लिए कोई आए तो खटाक से उसके ये निमेटोसिस्ट वो चुबा देता है, वो भाग जाता है दूर, जिससे इस केकड़े को प्रोटेक्शन मिल जाता है बहुत शानदार। कि जिस केकड़े के ऊपर आके सी एनीमोन बैठ गया, इसका मतलब अब वो केकड़ा सुरक्षित है। जो भी समुद्र में दूसरे जीव उसको खा जाते हैं वो अब इसके पास नहीं आएंगे। तो केकड़े को एक प्रकार से इसकी वजह से प्रोटेक्शन मिल गया। इसका कोई भार ज्यादा होता नहीं है जिससे कि वो भार के तले दब जाए, ऐसा कुछ है नहीं, हल्का सा होता है। तो केकड़े को कोई नुकसान नहीं, फायदा ही फायदा, क्योंकि उसकी सुरक्षा हो रही है। केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसको हम आगे वाली पीढ़ी, आगे वाला जो रिलेशन है कमेंजलिज्म, उसमें भी रख लेते हैं। लेकिन इसको भी कुछ कुछ फायदा हो जाता है। क्या फायदा हो जाता है? तो सब ये घूमता रहता है, ये जहां जहां घूमता है उसको बैठे बैठे नई नई जगह पे जाता है, नए नए तरह का फूड मिलता है, खाना मिलता है। नहीं तो अपने आप ये एक जगह से दूसरी जगह लंबी दूरी ट्रेवल नहीं कर सकता, जबकि केकड़ा काफी दूरी तक जा सकता है। और नई नई जगह पे जाएगा तो नया नया भोजन मिलेगा। तो कुल मिला के ये अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में इसको जाके खाना खिलाता रहता है, इसलिए इसको भी फायदा, इसकी सुरक्षा हो जाती है इसलिए इसको फायदा। तो दोनों को फायदा, बट दोनों में जरूरी भी नहीं है। क्या केकड़े को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो सारे केकड़े सबकी सुरक्षा करने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है।
और वैसे सबको नए नए रेस्टोरेंट में जाके खाना खिलाने वाले कोई हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो ये एक प्रकार का नॉन ऑब्लिगेटरी है, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा रिलेशन हो ही हो, बट अगर होता है तो दोनों को फायदा भी माना गया है, और कम से कम कैकड़े को तो प्रोटेक्शन, सुरक्षा मिल रही है, तो वो तो फायदा है ही है। तो हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन के बीच का रिलेशन प्रोटो कॉपरेशन का उदाहरण एक यहां पे दे रखा है, बिल्कुल सीधा सा। ये राइनोसोर्स है, गैंडा है। गैंडे होते हैं जिनमें 2 सींग भी हो सकते हैं, 1 सींग भी हो सकता है। सिंगल हॉर्न राइनो जो है हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क में, और वहां पे दिखता है 1 सींग वाला गैंडा। तो 2 सींग वाले भी होते हैं, 1 सींग वाला भी होता है। तो ये 2 सींग वाला एक गैंडा दिखा रखा है, उसके ऊपर खूब सारी बर्ड है, चिड़ियाएं हैं। अब ये क्या कर रही है, तो सब इसके ऊपर जो छोटे छोटे टिक्स बैठे हैं उनको खा रही है। तो अब किसको एडवांटेज मानोगे आप? इन चिड़ियाओं को एडवांटेज हो रहा है या इस राइनो को एडवांटेज हो रहा है, या दोनों को एडवांटेज हो रहा है? दोनों को ही हो रहा है। इस घास के अंदर छोटे छोटे टिक्स पता नहीं कहां छिपे हुए होंगे, इस चिड़िया को दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। इस गेंडे के स्किन के ऊपर बैठे आराम से दिख रहे हैं, फटाक से जाके बैठे और टक ले लिया, तो इन चिड़ियाओं को खाना मिल रहा है। और ये टिक्स कहें या छोटी छोटी जुएं कहें, जो इस गेंडे के शरीर के ऊपर थी, उसका खून चूस रही थी, तो उस गेंडे को नुकसान हो रहा था, तो उसको इन टिक्स से मुक्ति मिल रही है, और इन चिड़ियाओं को आसानी से विजिबल दिखने वाले टिक्स दिखाई दे रहे हैं। तो एक प्रकार से दोनों को एडवांटेज है। बट सभी के शरीर की जुओं को इस प्रकार खाने वाली चिड़ियाएं मिले, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। नहीं है तो भी जीवन चलता ही है। ऐसा नहीं है कि ये गेंडा 4 दिन में 10 दिन में मर ही जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। वो अपनी पीठ कहीं खुजला के भी उन टिक्स को हटा सकता है, पानी में इधर उधर लोट पोट करके भी उनको हटा सकता है, और भी कुछ तरीके होते ही हैं। और चिड़ियाओं को भी यहाँ नहीं मिलेगा तो घास में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन भोजन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम ये कहते हैं ये कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, उसका और भी कोई अल्टरनेट हो सकता है। इस वजह से इनके बीच का ये रिलेशन। एक यहाँ पे ये फोटो दे रखा है, क्रोकोडाइल बर्ड, चिड़ियाएं होती है जो क्रोकोडाइल के अंदर, क्रोकोडाइल मगरमच्छ जो बड़े बड़े होते हैं, वो कभी उनको देखा हो तो उनका जो मुंह है वो खुला रख के और बैठे रहते हैं, नींद ले रहे हैं आराम से, लेकिन मुंह ऐसे खोल के। चिड़िया आती है, अंदर दांतों के बीच में जो फंसा हुआ भोजन है उसको वहां से निकाल के खा लेती है। चिड़िया को वहां से भोजन मिल गया, फायदा ही है, और क्रोकोडाइल के दांतों की सफाई होगी। हम खाना खाने के बाद में ब्रश करके और अंदर फंसे हुए जो फूड पार्टिकल है उनको निकालते हैं। अब इनके तो ब्रश करने का वगैरह तो कोई प्रोसेस होता नहीं है, तो ये चिड़ियाएं जो है वो आके खा जाती है। तो कुल मिला के दोनों को एडवांटेज मिल गया। बट नहीं भी करे तो भी, सारे जानवरों में कौन सा कोई ऐसे सब ऐसे मुंह खोल के बैठे रहते हैं और उनकी चिड़ियाएं साफ करते हैं दांत, ऐसा भी नहीं है। तो ये 3 अच्छे एग्जाम्पल जो है वो है प्राक शहूपकारिता। तो प्राक शहूपकारिता लिखें, प्राक सहयोगिता लिखें, एक ही बात है। दोनों को प्लस प्लस लिखेंगे हम, क्योंकि फायदा इसमें दोनों को ही है। ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। रिलेशन बिटवीन 2 स्पीसीज इन विच बोथ विल बी बेनिफिटेड। दोनों जीवों को लाभ होता है, परंतु ये पृथक पृथक भी रह सकते हैं। Both will be benefited by the presence of other, but can live equally well without association. पृथक पृथक भी रह सकते हैं। यह विकल्पी या अनिवार्य, ये अनिवार्य शब्द जो लिखा हुआ है उसके आगे अनिवार्य मतलब जरूरी नहीं है। ये
यह विकल्पी या अनिवार्य संबंध है। अनिवार्य संबंध है, नॉन ऑब्लिगेटरी, इट इज ए नॉन ऑब्लिगेटरी। और अल्टरनेटिव रिलेशन, उसका अल्टरनेट भी हो सकता है। उदाहरण, हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन के बीच का संबंध। सी एनिमोन जो है वो अपनी दंश कोशिकाओं द्वारा केकड़े की सुरक्षा करता है। सी एनिमोन प्रोटेक्ट hermit crab by their nematocyst. By their nematocyst. सी एनिमोन अपनी दंश कोशिकाओं द्वारा केकड़े की सुरक्षा करता है। अब सी एनिमोन को फायदा ये नई नई जगह जाता है, वहां पे भोजन मिल जाता है, इस वजह से हम उसको दोनों में ही रखते हैं। और कई कई बुक्स में इसको आगे वाला जो कमेंजलिज्म है उसमें रखते हैं कि भाई केकड़े को सुरक्षा मिल गई है, सी एनिमोन को कोई खास फायदा नहीं है और सी एनिमोन को कोई नुकसान भी नहीं है। ऐसा भी कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलता है, बट एनसीईआरटी की बुक्स में जो है वो उसको प्राक शहोपकारिता में दे रखा है। दूसरा, टिक बर्ड और गैंडे के बीच का ऑक्सपैकर एंड राइनोसोरस, रेड बाइल्ड ऑक्सपैकर इस चिड़िया का विशेष रूप से नाम है, जो वैसे दूसरे भी उसको हम टिक बर्ड भी बोलते हैं। गैंडा, मगरमच्छ और पक्षी, क्रोकोडाइल बर्ड और क्रोकोडाइल के बीच का रिलेशन, ये तीन प्राक शहोपकारिता के अच्छे उदाहरण लिख दिए होंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद में अगला संबंध जो है वो है कमेंजलिज्म। कमेंजलिज्म का मतलब दो स्पीसीज के बीच में ऐसा रिलेशन जिसमें एक को बेनिफिट मिलता है लेकिन दूसरे को कोई न तो लॉस है न फायदा है। ऐसा कोई रिलेशन हो जिसमें एक बिल्कुल अप्रभावित है कहें, या एक को कोई फायदा लॉस कुछ भी नहीं है लेकिन एक को उसकी प्रेजेंस की वजह से फायदा मिल जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सहभोजिता, कमेंजलिज्म। कमेंजलिज्म के एग्जाम्पल एपिफाइट्स वगैरह होते हैं, अधिपादप वगैरह है। अधिपादप एक शब्द आता है एपिफाइट्स या अधिपादप, और अधिजंतु और एपिजोइक अधिजंतु। तो डेफिनेशन तो समझ ही गए, उसमें तो कोई है नहीं कि एक को एडवांटेज, एक को न एडवांटेज न फायदा न लॉस। ऐसा कमेंजलिज्म कहें या सहभोजिता कहें। यहां पे दो तरह के एग्जाम्पल, एपिफाइट्स और एपिजोइक, अधिपादप और अधिजंतु। अधिपादप शब्द कभी भी आता है तो इसका मतलब यह है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जिनके स्टेम मजबूत नहीं होते हैं, मजबूत नहीं होने की वजह से ऊंचाई में, हाइट में वो ग्रोथ नहीं कर पाते। बेल जिसको हम बोलते हैं, दूसरे प्लांट के ऊपर सहारा लेके ऊपर चढ़ती है और आराम से ग्रो करती है। बोगनवेलिया की बेल देख ले, आर्किड जो है उसकी बेल जो है, तो ये दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़कर अपनी खूब सारी ग्रोथ करती है। प्लांट को कोई लॉस नहीं है। प्लांट को लॉस कैसे नहीं है? क्योंकि प्लांट से न तो प्लांट ने जो पानी को एब्जॉर्ब किया था उसमें से कोई पानी ले रहा है, न न्यूट्रिएंट ले रहा है, न उसका फूड है उसको ले रहा है, बट एक सहारा ही तो ले रहा है। और क्या है, सहारे से ऊपर चढ़ रही है। जैसे आपने एक तार बांध लिया घर में, नीचे गमले में एक बेल लगा दी और तार से मनी प्लांट को बांध दिया, वो प्लांट ऊपर चढ़ रही है, तो अब उस तार को कोई नुकसान थोड़ी हो गया। वैसे के वैसे प्लांट जो है उसको कोई नुकसान थोड़ी हो गया, उसको बोलते हैं अधिपादप। लेकिन एक शब्द आता है अमरबेल। अमरबेल जो होती है वो इसमें एग्जाम्पल नहीं आएगा, वो आगे एग्जाम्पल आएगा, क्योंकि वो उसका शोषण करती है अमरबेल, तो अमरबेल इसका नहीं है।
ऐसे कैसे अगर कोई प्लांट है वो जंतु के ऊपर रहे तो उसको हम बोलते हैं अधिजंतु। शैवाल जो होती है, छोटी छोटी शैवाल, कछुआ जो होता है उसके पीठ के ऊपर यहां पे ग्रोथ कर जाती है। अब वो ना तो कछुआ उसको खा सकता, कछुआ खा नहीं सकता, इसलिए शैवाल को कोई लॉस नहीं है, कछुए के ऊपर कोई शैवाल का इतना भार नहीं है, तो ऐसी जो होती है उसको हम बोलते हैं अधिजंतु। एक और एग्जांपल, जो चरती हुई गाय है, उसके चारों तरफ जो चिड़ियाएं मंडराती हुई दिखती है, गाय को कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है। चिड़ियों को फायदा ये हो जाता है कि गाय आसपास का पूरा चारा जो है वो चर लेती है, तो नीचे जो छुपे हुए टेक्स्ट थे जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे वो अब दिखाई देने लग गए, तो वो उनको फायदा हो गया। चिड़ियाओं को फायदा हो गया कि जो छोटे छोटे जीव, चिड़ियाओं का भोजन छोटे छोटे टेक्स्ट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं वो है, और वो छोटे छोटे कीड़े जो घास के नीचे छिपे हुए थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे ही किसी भी पशु ने, गाय या भैंस ने वहां से चारा पूरा का पूरा चर लिया, तो नीचे जो छिपे हुए थे वो दिखने लग गए, तो ठकाक से चिड़िया ने अपनी चोंच से उसको पकड़ लिया, तो चिड़ियाओं को फायदा हो गया, गाय को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये होता है सहभोजिता। लिखिए सहभोजिता, प्लस और आगे मैंने जीरो लगा रखा है, जीरो का मतलब एक को कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं है। दो प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध दो प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध, दिस इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड and together is neither harmed nor benefited, जिसमें एक प्रजाति को लाभ मिलता है। दो प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है तथा दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है। अप्रभावित रहती है अर्थात न लाभ है न हानि है। अब देखो, इसमें कुछ बच्चे ये पूछते रहते हैं कि साहब इसमें सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो सवाल दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। सीधा सीधा एग्जांपल दे दिया कि ये कौन सा रिलेशन है, सहोपकारिता का है, प्राक सहोपकारिता का है, सहभोजिता का है, या नेगेटिव वाले में से दे दिए कि कौन सा रिलेशन है इसमें, या डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी करवाते हैं कई बार कि कमेंजलिज्म का मीनिंग क्या है, सहभोजिता का मीनिंग क्या है, उसमें 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो किसी भी तरीके से आपको नोट्स पढ़ना है कि हाँ ये पता है, तो जहां पे भी क्वेश्चन आएगा तो वो पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन एज ए डेफिनेशन के रूप में जो है उसमें भी दिया जा सकता है, एग्जाम्पल के माध्यम से भी दिया जा सकता है कि ये किसका एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, तो वो दोनों तरीकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उदाहरण, अधिपादप। अधिपादप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आर्किड। आर्किड एक बेल है, बेल का पेड़ पर चढ़ना। आर्किड एक एपिफाइट है जो दूसरे प्लांट का सहारा लेती है, केवल सहारा लेके ऊपर चढ़ती है, अपनी ग्रोथ करती है खूब सारी। आर्किड। अधिपादप के बाद में दूसरा लिखें अधिजंतु। अधिजंतु का एग्जाम्पल, शैवाल का कछुए की पीठ पर वृद्धि करना। Algae grow on shell of turtle। एपिजोइक में कुछ एल्गी होती है और वो एल्गी ग्रोथ करती है टर्टल की शैल पे।
उसके बाहर वाला जो कवच होता है उसको हम शैल बोलते हैं, उसके ऊपर ग्रोथ करना। चरती हुई गाय और उनके चारों तरफ मंडराती हुई चिड़ियाएं, कैटल इरगट्स फॉरेज क्लोज टू where cattle are grazing। तो ये पॉजिटिव रिलेशन थे 3 तरह के। उसके बाद में नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन का मतलब सीधा सीधा इतना ही है कि जहां पे लॉस निश्चित रूप से किसी को न किसी को होता है, चाहे एक को फायदा भी हो रहा हो, लेकिन अगर किसी को भी लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हम उसको किस में रखेंगे? नकारात्मक संबंध में, ऋणात्मक संबंध में। तो दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव थोड़ा सा लिख दीजिए। उसके बाद और नेगेटिव में एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, जिसमें एक प्रजाति दूसरे का शोषण करती है। तो यहां जितना लिखा हुआ है इतना लिख दीजिए, फिर अपन कल की क्लास में करेंगे नकारात्मक संबंध। 2 प्रजातियों के बीच ऐसा संबंध रिलेशन बिटवीन 2 स्पीसीज इन विच वन और बोथ गेट लॉस, जिसमें एक या दोनों प्रजातियों को हानि होती है। एक या दोनों प्रजातियों को हानि होती है। एक को भी अगर लॉस हो रहा है तो वो नकारात्मक संबंध कहें, ऋणात्मक संबंध कहें, उसी में आएगा। ये निम्न प्रकार के हैं। These are as follow या these are following types। पहला लिखें शोषण। कोष्टक में एक के लगाएं प्लस, एक के लगाएं माइनस। प्लस माइनस, एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है इसका मतलब वो नेगेटिव में ही आएगा, चाहे दूसरे को फायदा भी हो रहा है तो। अब शोषण किसको बोलते हैं? हम जानते ही हैं कि एक जीव कोई दूसरे जीव का प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करता है, उपयोग करता है, मार के खाता है या धीरे धीरे भी उसका यूज करता है, तो वो शोषण ही है। तो एक जाति के जीव का दूसरे जाति के जीव द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करना शोषण कहलाता है। शोषण कहलाता है। The organism of one species directly or indirectly use or exploit the organism of another species is known as exploitation। यह 2 प्रकार का होता है। It is 2 types। चलो इससे आगे अपन बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आगे के रिलेशन। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।